जय माता दी दोस्तों। बुढ़ापे में क्या माँ का स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान। अपनी बहू से रोज के झगड़े से परेशान होकर सरिता जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगी। उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे और प्यार से अपने पति की तस्वीर देखने लगी और बोली, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने एक लौते लाडले बेटे को। सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में हम उस पर बोझ हो जाएंगे। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने पति की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपनी एक सहेली को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहती थी। उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहती हैं। इतनी बात सुनते ही उनकी सहेली आरती जी दंग रह गई। उनके पास कुछ आगे पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। सरिता जी ने इतना ही कहा कि मैं रोज के कलेश से परेशान आ गई हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। जिस समय मैं अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी तो देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और टीवी का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रही हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब और इतनी अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान सरिता जी थोड़े ही समय में वृद्ध आश्रम में पहुंच गई। उनके वृद्ध आश्रम में बहुत सी सहेलियां बन गई। सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह एक्सरसाइज करना, अपनी मर्जी से मनचाहा काम करना, इन सब से सरिता जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग साथ खाना खाया करते थे। कभी कभी पुरानी बातें सोचती तो मन दुखी हो जाता। हमेशा अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए कहती थी, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए और बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन सरिता जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रही थी। तभी आश्रम के बाहर एक कार रुकी। उन्होंने उसकी ओर देखा। कोई अभागा बुजुर्ग आश्रम में आया है जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी जो शायद उसके पिताजी थे। उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालना। उस आदमी को उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर गमछा रखने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से एक महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में थमा दिया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग आदमी चुपचाप उस महिला की बात सुन रहा था। फिर कार चली गई और बुजुर्ग वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गया। जैसे ही उनकी नज़र सरिता जी की तरफ गई तो उन्होंने अपने सिर को अपने गमछे से छुपा लिया और बिना कुछ कहे पुरुष विभाग की तरफ चला गया। सरिता जी के साथ खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, आज फिर एक बाप का स्वाभिमान तार तार हो गया। वह उस बुजुर्ग के चेहरे की ओर देखते जा रही थी। उन्हें लगा कि जैसे वो उस पुरुष को जानती हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वह पुरुष कौन है। अक्सर वह बुजुर्ग अपने गमछे से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपाकर रखता था, लेकिन एक दिन जब वह बुजुर्ग बागवानी के काम में व्यस्त था तो उस समय सरिता जी टहलने के लिए निकली। बागवानी करते करते उस बुजुर्ग के सिर से गमछा उतर गया। सरिता जी उस बुजुर्ग का चेहरे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनकी एक सहेली भी उनके पास आई और बोली, खाना खाने का समय हो गया है और तुम कहाँ घूम रही हो और इतनी गुमसुम क्यों हो। सभी लोग नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थी तो बुलाने आ गई। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आई थी, बस मैं आ ही रही थी। कमरे में आने के बाद सरिता जी बार बार यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था। वह तो कहते थे
कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या? खाना खाने के समय जब सुंदरलाल जी नहीं दिखे तो सरिता जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि 2 दिन पहले जो बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में आए थे वह आज खाना खाने नहीं आए। उन्होंने बताया कि वह सुंदरलाल जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रहे हैं, सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर सरिता जी का मन परेशान हो गया। वह जानना चाहती थी कि आखिर सुंदरलाल जी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसलिए थोड़ी देर बाद सुंदरलाल जी के पास गई और सरिता जी को अपने सामने खड़ा देखकर सुंदरलाल जी थोड़ा परेशान हो गए। तभी सरिता जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं समझ गई कि आप इस हालत में कैसे पहुँचे। सुंदरलाल जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर सरिता जी अधिक परेशान हो गई। उनका दिल करा कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछूं कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पूरे सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं। क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता? उनका अचानक पैर मुड़ गया और वहीं पर गिरते हुए एक पेड़ को पकड़कर संभल गई। तभी पास से गुजर रहा कर्मचारी पूछने लगा, क्या हुआ आंटी जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? अपना पैर दिखाइए। अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, सरिता जी कहने लगी। नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है। इतना कहते हुए सरिता जी प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठकर कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगी, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू ने उन्हें देखकर भी अनदेखा करके पास से निकल गई और उनका बेटा रोहन चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकती? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हैं। कोई काम ठीक से नहीं करती और हमारा काम ही बढ़ाती रहती हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती हो? पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपनी माँ का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब सरिता जी का चश्मा टूट गया, अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, तू दिखाई नहीं देता। इतना बोलते ही बहू इतनी जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाती रहती हो और कोई काम धंधा तो करती नहीं हो, बच्चों की तरह हो गई हो। ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ था जब सरिता जी अपने बेटे और बहू से अपमानित हुई थी। अपने अतीत में सोचती सरिता जी अभी अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी सामने से उनकी बुजुर्ग मित्र सुलोचना जी आते हुए दिखाई दी। सुलोचना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर सरिता जी बोली, क्या बात है सुलोचना, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। तभी सुलोचना जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। यह सुनते ही सरिता जी कुछ परेशान सी हो गई। जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तो ऐसे बेटे के लिए तुम खुश हो रही हो? तभी सुलोचना जी बोली, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए तो यही बहुत है। लेकिन सरिता जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यह किस्सा केवल मेरे साथ नहीं है, देश में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई भी बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम तक नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से
स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। इसलिए सरिता जी अपना दिल बहलाने कविता लिखने बैठ जाती थी। एक दिन जब वह अपने विचारों को कविता का रूप दे रही थी, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसू से टकरा गई। उसी समय उनकी सहेली पास आई और उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने कागज को मोड़कर अपने बाएं हाथ में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोली, क्या हुआ सरिता जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं। यह बात सुनकर सरिता जी हैरान हो गई, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। उन्हें लगा कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। ऑफिस में गई तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादी दादी बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। सरिता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक मन मारकर आश्रम में जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसे सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रही हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई बोलने वाला तो है। क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। आज चीकू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। चीकू की ख्वाहिश है कि आप भी उनके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी सरिता जी बोली, मैं नहीं जाना चाहती। उसी समय उनका बेटा बोला, माँ आप घर चलिए, वहाँ आपकी सहेलियाँ भी पार्टी में आ रही हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी सरिता जी बोली, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना कितने महीनों से मैं यहाँ हूँ। तुम लोग एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रही हूँ या मर गई। इतना तक नहीं पूछा कि माँ घर छोड़कर कहाँ जा रही हो। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसा कहते हुए सरिता जी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि माँ ऐसे नहीं मानेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जाकर जा सकेंगे। दोनों रोनी सूरत लेकर सरिता जी के पास गए और कहने लगे, माँ माफ़ कर दो, क्या आपके पोते के जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर सरिता जी का दिल पिघलने लगा। तभी चीकू बोला, चलो ना दादी, मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर सरिता जी खुद को रोक नहीं पा रही थी, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वह घर जाने को तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं घर पर चलूंगी और जैसे ही चीकू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वापस लौटना है और तुम लोग मुझे खुद वृद्धाश्रम छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। धूमधाम से मनाया जाता है जन्मदिन। धूमधाम से मनाया, सब अच्छे से मिलते जुलते हैं। सरिता जी के पुरानी सहेलियां आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिली, परंतु सरिता जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे और सोच रही थी कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाली हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय सरिता जी घर पर ही रुक गईं।
जब अपने कमरे में सोने गई तो अपने पति की यादों में खो गई कि मैं एक चीज़ मांगती थी, मुझे 10 चीज़ ला देते थे, कितना प्यार करते थे मुझे, कभी पैसे भी मांगने नहीं पड़ते थे मेरे को, कब क्या चाहिए आपको सब ध्यान रहता था। लेकिन जब से आप गए हो एक एक चीज़ की मोहताज हो गई हूँ। घर का सारा काम कराती है बहू, परंतु करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले, ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पति की यादों में खोए हुए पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आई, माँ तैयार हो जाइए, आपको वापस आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए सरिता जी की बहू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं माँ यहीं ही रुकने का मन ना बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। सरिता जी अपने बेटे बहू की अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती हैं, उनकी बहू रिया के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगी कि चलो बहू, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगी उसके बाद से तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। सरिता जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाती हैं। एक पल को अपने घर को निहारती हैं, फिर सोचती हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ अपने हिसाब से खाती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ और अपनी मनपसंद का काम करती हूँ। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटा बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। सरिता जी भी कार से निकली और अंदर जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी सरिता जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। सरिता जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर सरिता जी काम करने वाले एक व्यक्ति से सुंदरलाल जी को बुलाने को कहती हैं। सुंदरलाल जी जैसे ही बाहर आए, वैसे ही सरिता जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रिया को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी हालत का ठिकाना नहीं, और फूट फूट कर सुंदरलाल जी के गले लग गई और रोने लगी और बोली, पापा आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। परंतु उसकी बातों का सुंदरलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिया बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, और कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि पापा से बात नहीं हो रही, पापा कहाँ हैं, एक बार तो मेरी बात करा दो। उन्होंने कहा आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, इसलिए मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आप इस तीर्थ यात्रा पर गए थे, उस जालिम औरत ने आपको आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुंदरलाल जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटी तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे 1 महीना पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकते थे, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों को कैसे हिम्मत हुई मेरे पापा के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए रिया अपने पापा से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकता था। जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आया था तभी मैंने यहाँ तुम्हारी सास को देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो कैसे बताता तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई की करतूत के बारे में। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपनी सास को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारा पिता कहने में भी शर्म आती है। सरिता जी की बहू रिया का सर शर्म से झुक गया। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा कि जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। सही बोली बेटी,
यह तो तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है। तो मुझसे नहीं, अपनी सासू माँ से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुए रिया अपनी सासू माँ की ओर मुड़ी, उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो सरिता जी और सुंदरलाल जी ने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपनी बहू और बेटी के साथ नहीं रहना है। हम वृद्ध आश्रम में रहकर भी खुश हैं। और सुंदरलाल जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा धोखा खाएं और अपमानित हों। इतना कहकर सरिता जी और सुंदरलाल जी अपने अपने कमरे में चले गए। रिया और ऋषभ दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, उनके बैग में से निकलकर गिर गया था। जब उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनकी माँ ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, फिर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपनी माँ द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर ऋषभ के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ छूटने जैसा एहसास हुआ। और उधर दूसरी तरफ अभी तक अपने पिता की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी रिया। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं संतान की वजह से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें तो दोस्तों बेल बटन को ज़रूर प्रेस